माशी इशारे बेहतर होना शुरू नहीं हुए हैं, फैक्ट है। लेकिन तकलीफ जिनको है वो 26 नवंबर ले आते हैं, कभी अब सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं अपना जो वीलॉग है एक खास एक रिपोर्ट शाया हुई है डेली टाइम्स पे, उसके ऊपर कर रहा हूँ। ये जो फाइनल कॉल हुई थी 24 नवंबर को, फिर 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, डी चौक में हुआ, उसके ऊपर वीडियो फुटेजेस बहुत सारी चीज़ें वो सामने आई हैं। उस पर एक फेक नैरेटिव वो भी बन रहा है, एक नहीं कई। और जो पीटीआई ने जिस तरह यहाँ किया था, उसके बाद जो एक अब वो जुडिशल कमीशन का भी मुतालबा कर रहे हैं उसके ऊपर कि इसमें इतनी लाशें गिरी हैं, गोली चलाई गई है। एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं और ये चीज़ें होती क्यों हैं और इसका पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर क्या क्या असरात हैं और तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ इसमें किया, ये सब इसमें इस आर्टिकल में ये दुर्रे अकरम है उन्होंने ये लिखा है। इसको आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के साथ साथ तज्जियाती जो सहाफत है उसकी एक बेहतरीन ये एग्जाम्पल है। और ये रिकॉर्ड पे जो अब आना चाहिए आया हुआ है, तो इसी पे मैं पूरा वीलॉग, इसमें है क्या, कहा क्या गया है, बहुत ही अहम बातें, बहुत ही अहम नुकात की जानिब इस आर्टिकल में इशारा किया गया है। इसका 24 नवंबर की हकीकत और अफसाना इसका टाइटल है। वैसे तो ये इंग्लिश में है, तो हम उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करके तो मैं सारा इस वीलॉग में देना चाह रहा हूँ, क्योंकि विजुअल और वीडियो के जरिए हमेशा जो बात है वो ज्यादा असर रखती है। तो तहरीर जो प्रिंट जर्नलिज्म है, आपको पता है कि अब उसकी वो जो रीच है वो उस तरह नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है। तो ये मैंने सोचा कि इस वीलॉग में इस पूरे आर्टिकल में से कुछ नुकात हैं वो आपके सामने, जो अहम नुकात हैं वो शेयर करूं। इसमें जो माजी के जो बदतरीन हुक्मरान हैं उनकी मिसालें दी गई हैं। बद इंतज़ामी की खुदगर्जी के लिए नीरो जैसा है, उसकी बादशाहत को तारीख में मुतनाज़ा और मिले जुले जज्बात के साथ याद किया जाता है। तो उसकी जो गुमराह कुन अफरा तफरी है, उसके तहत उसे जब तकलीफ में डाला गया, तो जो उसने पूरे अपने इलाके को, अपनी सोसाइटी को और सारा, तो फिर अब देखा कि उसका नताइज क्या निकले। वो एक एग्जाम्पल भी है ना कि वो जब वो रोम डूब रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये एक मुहावरा भी बना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद मार्च है, इसका ये भी यही है कि हम सियासतदान, हमारे सियासतदान, हमारे जो आम जो लोग हैं जो इसमें पाकिस्तान के अपने मुल्क की तबाही के लिए वो खुद किरदार अदा कर रहे हैं। मतलब मजे की बात यह कि आपको किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, हमारे अंदर से ही हमारी जो तबाही की बुनियादें हैं वो रखी जा रही हैं। उसका हमें कितना खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये कहने को सिर्फ एक एहतजाज था, लेकिन उसके असरात देख लें। डी चौक में जो कुछ है इस वक्त, बाकी जो जुड़वा शहरों की जो इकॉनमी है वो इससे मुतासर हुई है। आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर जा रही थी, उसको धचका लगा। तो इस तरह के एहतजाज और ये जो इस तरह की जो सियासत है, इसके असरात मुल्क पे, रियासत पे, आम लोगों की जिंदगी पे कैसे पड़ते हैं, ये सारा अहाता इसमें किया गया है। और जो पाकिस्तान है उसको 24 नवंबर को हकीकत में उसकी जो तरक्की की जो रफ्तार थी, जो जिस जानिब हम जा रहे थे, उसको वापस रिवर्स गियर लगाया गया। ये जमहूरियत इसके तहत एक इस पे हमला है, इसमें कोई शक ही नहीं है। कहने को तो आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि ये उसके ऊपर सारा मलबा डालते हैं, लेकिन दर हकीकत आप जमहूरियत को कमजोर करते हैं, सियासी निज़ाम को कमजोर करते हैं। जब आप धावा बोलते हैं, ये इस्लामाबाद की सड़कें, ये पाकिस्तान इतना खूबसूरत शहर, अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या मंजर था। और अभी डी चौक तबाही की जो दास्तान यहाँ पे हुई है, बदअमनी और मायूसी हर तरफ यहाँ पे थी, हर कोई परेशान था कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। तो ये जो मामलात हैं यहाँ पे हमने देखा कि ये इसमें कि जिस तरीके से किरदार अदा किया गया, बुशरा बीबी का आप रोल देख रहे हैं, उसमें जो मुश्किल, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि उनको भड़काया गया, ये इसमें लिखा भी गया है, लेकिन जो मुजाहिरीन हैं वो काबू से बाहर हैं। वो एक तरह से फ्रैंकनस्टाइन वो जानवर वो बन गए, और जो सीनियर रहनुमा हैं मिस्टर गोहर हैं और बाकी जो लोग हैं वो गायब हो गए, वो आपको कहीं नजर नहीं आए। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप बिल्कुल नए चेहरे और जो बिल्कुल जो इश्तियाल दिलाने वाले, जो लड़ाई झगड़ा करने वाले, उनको आगे कर देते हैं, और जो आपके जो चेहरे ऐसे जिन्होंने बाद में उस चीज को लेके आगे बढ़ना होता है वो पीछे हो जाते हैं। तो भाई किधर थी पीटीआई की क्यादत, जो असल क्यादत है, सियासी क्यादत है, वो चेहरे तो आपको कहीं नजर नहीं आए। तो ये एक जो तजाद है ये भी इसमें उसका अहाता किया गया है।
اور سب سے بڑی بات، جو سوشل میڈیا اور یوٹیوب جو ولاگز ہیں ان کے ذریعے اور ایکس کے ذریعے جو کچھ کیا گیا اور ابھی تک کیا جا رہا ہے، ایسے جذباتی ٹویٹس، ہر جو پڑھنے والا ہے ایک دفعہ اندر سے ہل جائے اور وہ اس کو لگے کہ بس میں بھی نکلوں. اور یہ آپ یہ ذہنوں کو کنٹرول باہر سے بیٹھ کے جس طرح کیا گیا، اور کرتے کیا تھے، اس کی وجہ کیا تھی کہ یہی ٹائم ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کا. اس ایک رات میں نے جو کمانا ہے، مجھے جو جھوٹ بولنا پڑے، جو مجھے فیک نیوز اس کا سہارا لینا پڑے، پروپیگنڈا کرنا پڑے، بس میں بک جاؤں، میری ایک پوسٹ بک جائے، میرا ایک ولاگ بک جائے، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے، عوام کا بیڑا غرق ہو جائے. یہ ایک موٹیو بھی اس کے پیچھے آپ نے دیکھا نظر آیا آپ کو. اور اس میں نام بھی اس میں لیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں خود، لیکن گرم بستر میں سردیوں میں، اور اپنے جو کارکن ہیں ان کو جھونک رہے ہیں. حماد اظہر کی ایگزامپل لے لیں، اس کے جو آپ جس طرح اس کے جو ٹویٹس ہیں، اس نے کس طریقے سے نوجوانوں کو ریاست اور اپنے مادر وطن کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ترغیب دی اور اس کو ایک اچھا کام سمجھا، اس کو ایک مقدس جنگ قرار دیا. خود کہاں تھے؟ یہ سوال تو موجود ہے نا، اور اس کا جواب بھی موجود ہے. تو یہ پھر انہی لوگوں نے جہاں بحق ہونے والوں کے اور غائب ہونے والوں کے متضاد دعوے کر کے ایک عجیب سا بیانیہ، اور ابھی تک اس کو لے کے چل رہے ہیں، اس بیانیے کو اس طرح لے کے چلے کہ پھر باہر کے ملکوں میں دوسری جو ریاستیں ہیں جو پاکستان کے خلاف جو عناصر جو جواب موقع ڈھونڈتے ہیں، ان کو آپ نے موقع دیا، ان کو استعمال بھی کیا، اس کے پیچھے بھی ایک پوری لابی تھی اور سارا. تو یہ ایک جو فہرست ہے وہ ان کی وہ بھی سامنے ہے. یہ اس کا بھی احاطہ کیا گیا ہے اس پورے آرٹیکل میں کہ کس طریقے سے آپ نے 300 افراد کی ہلاکت کا بیانیہ ایک بنایا، اس کو لے کے چلے. آہستہ آہستہ آپ نے جو فہرست دی وہ کم ہوتے ہوتے خود آپ کی اپنی فہرست وہ 50-55 پہ رہ گئی ہے. اور اس کا بھی ابھی اس میں بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس میں بہت سارے نام ایسے جن کا کوئی وجود دنیا میں ہی نہیں ہے، آپ نے وہ بھی شامل کر دیا کہ آپ ان کو ڈھونڈنا بھی چاہیں تو نہ وہ ملیں اور نہ آپ کی بات کو کوئی جھوٹا ثابت کر سکے. تو پھر آپ نے مسلح افواج، اپنا مسلح افراد جو ہیں، مسلح افواج کو ٹارگٹ کیا، اور مسلح جو افراد ہیں وہ کہ یہ ثابت کرنا، اور اس میں ویڈیوز اور ہیش ٹیگ کا استعمال، پرانی ویڈیو کہاں کی ویڈیو کو کہاں سے ملا دینا، یہ سارے ٹیکٹس ہم نے دیکھا اس 24 نومبر اور 26 نومبر کو یہ سب کچھ ہوا. اور اس میں جعلی ویڈیوز، آپ خون دکھا رہے ہیں سڑکوں پہ اور حقیقت میں ہے ہی نہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ نے استعمال کیا. عمران ریاض خان جیسا بندہ اس کو ٹویٹ کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی تو ویورشپ اور فالوورز تو ہیں لاکھوں میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنائی ہوئی تصویر ہے. جو پورے ڈی چوک کو یا بلو ایریا کو، پورا سڑک کو خون سے وہ دھلا ہوا دکھایا گیا، وہاں پہ خون موجود ہے، اس کے بعد اس کو دھلائی کی جا رہی ہے اور سارا. تو پھر لوگ آپ کی جب یہ باتیں ماننے پہ مان جاتے ہیں تو آپ کا مقصد حل ہو جاتا ہے. تو یہ سارا جو نیریٹو بنا، کس طریقے سے اس کو پی ٹی آئی نے استعمال کیا اور ابھی تک اس کا استعمال ہو رہا ہے. اس کی ایگزامپل غزہ کی جو تصاویر ہیں افسوسناک، ان کو استعمال کیا گیا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا. کیا ملا؟ آپ کے سامنے ہے، اور یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ یہاں کی نہیں ہے. تو اب یہ تو جو کچھ کیا گیا، ایکچوئل جو فیکٹس ہیں وہ بھی اس آرٹیکل میں دوبارہ ہم بھی ویلاگز میں یہ سارے فیکٹس ویسے بتاتے رہے ہیں کہ یہ کہاں یہ سارے نکات ثابت ہوئے. ہر سٹیج پہ، ہر میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا نے خود اپنی تحقیق کر کے یہ بتایا کہ یہ جو سارے فیکٹس ہیں، یہ فیکٹ چیک جو ہوتا ہے، جو ایک اب سوشل میڈیا کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ جعلی جو خبریں ہیں ان کو کس طریقے سے جٹلاتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہا کہ یہ جو رپورٹنگ ہوئی ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ جھوٹ ہوا ہے، کہیں ثبوت نہیں ملے. بی بی سی بھی اس میں آ گیا اسی حلے میں، وائس آف امریکہ، آپ نام لے لیں، سب اسی لہر میں وہ بہہ گئے. اور پھر اس کو آپ دیکھ لیں تو اپنی نظام مفلوج ہوا. نقصان کس کا وجہ سے میں نے پہلے بات کی. اب کہ اس میں معاشی اشاریے ہیں ہمارے، جو اس میں بہتری آئی، اور پاکستان کا نقصان، سٹاک ایکسچینج نیچے، ہمارے اوپر جو سرمایہ کار ہیں ان کا مسٹرسٹ، پھر ایک دفعہ جو ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے
माशी इशारे बेहतर होना शुरू नहीं हुए हैं, फैक्ट है। लेकिन तकलीफ जिनको है वो 26 नवंबर ले आते हैं, कभी सिविल नाफरमानी की अब तहरीक है वो लेके आ रहे हैं। तो इनको समझने की ज़रूरत है। ये इसमें आपको देखना होगा कि जो बदअमनी है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक नहायत महंगी है और ख़तरनाक है एक तरह से, और इसको ख़त्म किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। 190 अरब रुपए के तो खुद वजीर खजाना ने जो अदाद शुमार बताए हैं इसके नुकसान, और ये अभी मुसलसल हो रहे हैं, ये नुकसान रुक नहीं रहा। जाहिर सी बात है जब आप सियासी अदम इस्तेहकाम इस तरह की बदअमनी के मुल्क को लेके जाएंगे तो ये चीज़ें कैसे होंगी। और आखिर में ये बहुत तवील आर्टिकल है, इसके बहुत सारे पहलू हैं, बात चीज़ें वही हैं, लेकिन इसको जिस खूबसूरती से फ्रेज किया गया स्टार्ट से लेके और एंड तक, ये पढ़ने लायक है। इसका लिंक भी हम आखिर में अपने साथ जो उसका व्लॉग के साथ जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। ये ज़रूर आप ये इसका जो देखिएगा। और इसमें आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो इतनी मेहनत से पाकिस्तान को एक इक़्तिसादी तरक्की की राह पे गामज़द करने की तैयारियां हैं, बातें हैं, काम हो रहा है, इसको आप एक इस तरह के एहतजाज से इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि उसका अजाला मुमकिन नहीं होता। और ये जो सियासी गैर यकीनी है ये हमारे मुस्तकबिल की जो बुनियाद है उसको कमज़ोर कर रही है और ये ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। इसका हल निकलना चाहिए, इसका हल हर सूरत में निकलना चाहिए, और इसका हल मुज़ाकरात के साथ है। मुज़ाकरात अभी शुरू हुए हैं और सियासी क़ुव्वतों के ऊपर है। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत मुज़ाकरात पे बैठी है उनके लिए ज़रूरी है कि वो भी ये इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ें और आंखें खोलें कि मुल्क का क्या नुकसान है, आप कर क्या रहे हैं। चीज़ें छुपती नहीं हैं। अब आपकी कोई भी आप फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, झूठ की बुनियाद पे सियासत आप नहीं कर सकते। जिस तरह आप अपने झूठ से नुकसान इकोनॉमी को करते हैं, हर चीज़ सामने आ जाती है ना, ये चीज़ें छुप नहीं सकती हैं। तो अब आपको मस्बत होना पड़ेगा, आपको तामीरी होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो आपका नुकसान तो है ही, मुल्क का नुकसान सबसे ज़्यादा है। मुल्क अगर आपका है तो आप इसका सोचें, नहीं सोचेंगे तो फिर इसका कोई ऐसा हल होगा कि फिर आपके पास भी कोई जगह नहीं होगी बचने की और पछताने की भी। फिर आप गिला ना कीजिएगा कि ये क्या हुआ, हम जेलों में क्यों हैं, हमें ये सियासत किधर चली गई, फिर गिला ना कीजिएगा। समझें और हल निकालें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।